आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 105 मिनट के भाषण को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि आज पुतिन ने कैसे एक जख्मी शेर की तरह पश्चिमी देशों पर प्रहार किया और कहा कि वो तो इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों की मंशा इस युद्ध को समाप्त करने की है ही नहीं। पुतिन ने यह भाषण रशिया की संसद में आज ही दिया है और उनके भाषण को वहां पर स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस कहा जाता है। 5 कीवर्ड्स हैं। पहला पश्चिमी देश, दूसरा अमेरिका, तीसरा यूक्रेन, चौथा हथियार और पांचवां युद्ध। यानी ये 5 शब्द उनके पूरे भाषण में छाए रहे। बड़ी बात यह है कि जिस समय राष्ट्रपति पुतिन रशिया की संसद में यह भाषण दे रहे थे, उस समय मॉस्को समेत रशिया के सभी बड़े शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर उनका यही भाषण प्रसारित हो रहा था, जैसे आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं। 2 पॉइंट्स में इस पूरे भाषण का सार बताएं तो वो ये होगा कि राष्ट्रपति पुतिन ये आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिमी देश इस युद्ध को समाप्त नहीं होने देना चाहते, और दूसरी बात यह कि इस समय जो स्थिति है वो असल में पुतिन वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की है। यानी ये युद्ध पुतिन वर्सेस ऑल की लड़ाई बन गया है, जिसमें एक तरफ पश्चिम के तमाम बड़े बड़े देश अमेरिका के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अकेले हैं। यहां समझने वाली एक और बात है कि इस भाषण में पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का एक बार भी नाम नहीं लिया पूरे 105 मिनट में, जिससे पता चलता है कि पुतिन ज़ेलेंस्की को पश्चिमी देशों की एक बहुत छोटी सी कठपुतली मानते हैं और ज़ेलेंस्की उनके लिए कोई महत्व नहीं रखते, इतना भी महत्व नहीं रखते कि 105 मिनट में एक बार भी वो ज़ेलेंस्की का नाम लें। असल में 70 साल के पुतिन जानते हैं कि उनकी असली लड़ाई यूक्रेन से नहीं, ज़ेलेंस्की से नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों से। 1950 से 1953 के बीच कोरियन वॉर में अमेरिका ने आज के हिसाब से लगभग 19 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके बाद इराक और सीरिया के युद्ध में उसने 174 लाख करोड़ रुपए खर्च किए और अफगानिस्तान में 20 वर्षों तक उसने आतंकवाद के खिलाफ जो युद्ध लड़ा उस पर भारतीय रुपयों में 191 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। और आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अमेरिका ने यह पैसा शायद शांति की स्थापना और मानवता के लिए खर्च किया होगा, लेकिन यह सच नहीं है। सच यह है कि ऐसे ही युद्ध क्षेत्र बनाकर अमेरिका ने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का सौदागर बनाया है। आज पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा 39% हथियार अमेरिका ही बेचता है, जबकि इस सूची में 19% की हिस्सेदारी के साथ रशिया दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर फ्रांस है, जिसका हिस्सा है 11% का। तो ये हथियारों के 3 सबसे बड़े सौदागर आपकी स्क्रीन पर हैं। पहले नंबर पर अमेरिका, फिर रूस और फ्रांस। अब आपको आंकड़ों के जरिए यह बताएंगे कि पिछले 1 साल में यह युद्ध कहां तक पहुंचा और इस युद्ध में अभी रशिया की क्या स्थिति है और यूक्रेन की क्या स्थिति है। देखिए, आपने बहुत सारी चीजें इस युद्ध के बारे में सुन ली होंगी, पढ़ ली होंगी, और आपने अभी तक इस युद्ध के बारे में सिर्फ वीडियोस देखे होंगे जिसमें बड़े बड़े हथियार, गोला बारूद, इधर उधर की बातें जो है होती रहती हैं। लेकिन आज हम आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि इस युद्ध की आज की स्थिति क्या है, जो आपको शायद और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप ये जो प्रेजेंटेशन हम आपको आज दिखा रहे हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। इस प्रेजेंटेशन में सारी हकीकत छिपी हुई है। इस युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी 2022 को हुई थी, आज से 1 साल पहले, और इससे 1 दिन पहले 23 फरवरी को यूक्रेन के लगभग सभी इलाकों पर यूक्रेन की सरकार का और यूक्रेन की सेना का ही नियंत्रण था, और इनमें भी लुहांस्क और दोनेत्स्क जैसे इलाकों को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी थी। लेकिन ये इलाके तब भी पूरी तरह रशिया के नियंत्रण में नहीं थे। इस नक्शे को पहले आप ध्यान से देख लीजिए। आपको सिर्फ एक लुहांस्क और दोनेत्स्क, ये 2 इलाके जो आपको लाल रंग से दिखाई दे रहे हैं, यहां आपको रूस का एक पार्शियल नियंत्रण दिखाई देगा। बाकी पूरा इलाका यूक्रेन के पास है। यह उस दिन की बात है, युद्ध से 1 दिन पहले। लेकिन 23 फरवरी 2022 की स्थिति इस समय आपके सामने है। लेकिन युद्ध शुरू होने के 1 महीने बाद, यानी 23 मार्च 2022 को, 30 दिन के बाद, यूक्रेन का नक्शा काफी हद तक बदल चुका था और यूक्रेन के जितने भी इलाके रशिया की सीमा से लगते हैं, उन सभी पर रशिया की सेना ने कब्जा कर लिया था, और जो इलाके ब्लैक सी से लगे हुए हैं उन पर भी रशिया की सेना का नियंत्रण हो चुका था। देखिए, अब आप 1 महीने बाद की स्थिति देखिए। जो लाल रंग से आपको नक्शे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, यह वो हिस्सा है जिस पर
रशिया की सेना कब्जा कर चुकी थी। यानी यूक्रेन के नक्शे पर ये जो लाल रंग का इलाका है, यूक्रेन का बड़ी संख्या में जो बॉर्डर एरिया था, उस पर रशिया ने कब्जा कर लिया था 1 महीने के अंदर ही। लेकिन अब आप इस महीने की 19 तारीख का नक्शा देखिए, लेटेस्ट, जिसमें आप सोच सकते हैं कि आप इस समय की स्थिति क्या है, जिसमें यह दिख रहा है कि पिछले कुछ महीनों में रशिया की सेना को काफी इलाकों से पीछे हटना पड़ा, और जिन इलाकों को आप लाल रंग में देख रहे हैं, अब सिर्फ वहीं पर रशिया का नियंत्रण बचा है। और जिन इलाकों को आप नीले रंग में देख रहे हैं, ये वो इलाके हैं जिन्हें यूक्रेन की सेना ने रशिया से वापस छीन लिया है। और अभी स्थिति यह है कि 1 साल बाद आज यूक्रेन का सिर्फ 17% क्षेत्र ही अब रशिया के कब्जे में है। 7,000 नागरिक इस युद्ध में 1 साल में मारे जा चुके हैं। अब आप देखिए, लोग देशों की बात करते हैं, नेताओं की बात करते हैं, ज़ेलेंस्की की बात होती है, पुतिन की बात होती है, बाइडेन की बात होती है, सैनिकों की बात होती है, सेना की बात होती है, हथियारों की बात होती है, लेकिन आम जनता की बात कोई नहीं करता। और ये कोई नहीं बताता कि इस युद्ध में 7,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, और ये वो लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं था। इस युद्ध ने बड़े बड़े देशों में महंगाई का जबरदस्त विस्फोट किया है। जैसा हमने आपको पहले भी हम कई बार बता चुके हैं, इस युद्ध का हर देश पर और हर देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, और यह युद्ध पूरी दुनिया में महंगाई लेकर आया है। करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए या दूसरी वजहों से सिंगापुर गए हैं, वो लोग अब वहां के अपने मोबाइल नंबर से भी यूपीआई की मदद से डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। और इन लोगों के जो परिवार भारत में रहते हैं, उनके लिए भी यूपीआई के जरिए इन लोगों को डिजिटल पेमेंट भेजना आसान होगा। जैसे अगर किसी माता पिता ने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए सिंगापुर भेजा है और वो उसे हर महीने कुछ पैसा भेजना चाहते हैं, तो वो अब यूपीआई की मदद से सीधे डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। सिंगापुर की कुल आबादी लगभग 55 लाख है, जिनमें 12% यानी लगभग 6.5 लाख लोग भारतीय मूल के हैं, और ये लोग हर साल रेमिटेंस के तौर पर बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा भारत में अपने परिवारों को भेजते हैं। और इस दौरान क्योंकि दोनों देशों के बीच कोई डिजिटल पेमेंट का मेथड नहीं होता, इसलिए ऐसे ट्रांजैक्शंस पर भारी फीस लगती है। लेकिन सिंगापुर में अब यूपीआई के आने के बाद यह फीस नहीं लगेगी। यूपीआई का मतलब, आपने यूपीआई का नाम तो बहुत सुना होगा, यूपीआई का मतलब आपको नहीं पता होगा। यूपीआई का मतलब है, इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसलिए इसे यूपीआई कहते हैं। और यह एक तरह का रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जिसकी मदद से आप रियल टाइम में डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब किसी मोबाइल ऐप पर दो लोगों के बीच एक डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है पैसे का, और एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है, तो यह लेन देन यूपीआई की मदद से पूरा होता है। यानी डिजिटल पेमेंट के लिए आप मोबाइल ऐप कोई भी इस्तेमाल करें, लेकिन यूपीआई ही इस रियल टाइम पेमेंट को संभव बनाता है, चाहे आपके पास ऐप कोई भी हो। यूपीआई को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया है, और आज यूपीआई को लेकर भारत ने सिर्फ सिंगापुर से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, बल्कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, कतर, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग भी यूपीआई को अपने अपने देशों में लॉन्च करने वाले हैं, जिससे वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोग अब वहां के अपने लोकल मोबाइल नंबर से भी डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। और यूपीआई को अपनाने वाले देशों की यह लाइन अब समय के साथ साथ पूरी दुनिया में लंबी होती जा रही है, क्योंकि हम यूपीआई के वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। असल में रियल टाइम डिजिटल पेमेंट की इंडस्ट्री में आज भारत ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। आज बहुत सारे देश भारत के इसी यूपीआई को अपनाना चाहते हैं, और वो स्टडी करना चाहते हैं कि भारत ने असल में ऐसा क्या किया कि भारत में इतनी बड़ी संख्या में लोग अब डिजिटल पेमेंट करने लगे हैं। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपको अगर छोले भटूरे भी खाने हैं किसी छोटी सी दुकान पर जाकर, तो आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं वहां पर। नेपाल, भूटान और ओमान जैसे देश डिजिटल पेमेंट्स के लिए अपने यहां भारत के यूपीआई को लाने की मंजूरी दे चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि इन लोगों में अलग अलग मोबाइल ऐप्स की मदद से इन देशों में जो डिजिटल पेमेंट्स होंगी, उसके लिए भारत का ही यूपीआई इस्तेमाल होगा। और नेपाल और भूटान में तो इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। आज डिजिटल पेमेंट ऐप्स और डिजिटल सर्विसेज के मामले में भारत पश्चिमी देशों से कहीं आगे निकल चुका है, और इस मामले में चीन और अमेरिका जैसे देश भी भारत के कहीं आसपास भी नहीं है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पूरी दुनिया में 41% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होती है।
यानी मान लीजिए अगर पूरी दुनिया में एक दिन में 100 रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं तो इनमें से 41 भारत में है। यानी भारत इस सेक्टर में लीडर की भूमिका निभा रहा है इस समय। वर्ष 2021 में यानी पिछले साल पूरी दुनिया में कुल 11,830 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुए थे, जिनमें से अकेले भारत के लोगों ने 4,860 करोड़, चीन ने 1,850 करोड़, थाईलैंड ने 970 करोड़, ब्राजील ने 870 करोड़ और दक्षिण कोरिया ने 740 करोड़ के डिजिटल ट्रांजैक्शंस किए। यानी भारत के आसपास भी कोई दूसरा देश नहीं था। बड़ी बात यह है कि भारत ने इस क्षेत्र में यह सफलता सिर्फ 5 वर्षों में हासिल कर ली है। नोटबंदी से पहले हमारे देश में हर महीने औसतन 50 करोड़ रुपए के रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते थे। सोचिए, सिर्फ 50 करोड़ के। लेकिन नोटबंदी के बाद यह आंकड़ा हर महीने 100 करोड़ पहुंचा। इसके बाद जनवरी 2019 में यह 1 लाख करोड़ रुपए हो गया, जनवरी 2021 में 5 लाख करोड़ रुपए और अगस्त 2022 में 10 लाख करोड़ रुपए। और अब हमारे देश में हर महीने लगभग 13 लाख करोड़ रुपए के रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं। हर व्यक्ति खुशी की तलाश में है। खुश रहना सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। इसलिए जब हम अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं या अपने बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद भी लेते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं आप खुद सोचिए। सब कहते हैं सदा खुश रहो। यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसी खुशी के लिए हम कभी आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाते हैं, कभी हैप्पीनेस एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। आजकल तो हम ऐप्स की मेंबरशिप भी ले लेते हैं और कभी जंगलों में जाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं बड़े बूढ़ों का कि बस ये आशीर्वाद दे दीजिए कि हम खुश रहें। और लोगों को लगता है कि अगर हमारे पास बहुत पैसा हो तो शायद हम खुश हो जाएंगे। किसी को लगता है कि उसके पास बहुत बड़ा बंगला गाड़ी आ जाए, किसी को लगता है नेम फेम आ जाए तो वो बहुत खुश हो जाएगा, किसी को लगता है कि धन दौलत सबसे बड़ी बात है, किसी को लगता है और किसी रिश्ते में उसको खुशी मिल जाएगी। लेकिन जब आप ये सब हासिल कर लेते हैं, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, खुशी तो मिलती है लेकिन वो खुशी टेम्परेरी होती है। जब आप किसी चीज को हासिल कर लेते हैं वो खुशी बस तब तक होती है। हासिल करने के बाद आप फिर से दुखी हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि खुशी आखिर कहां भाग गई। मैं तो जीवन भर यही सोचता था कि मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर भी वो खुशी टेम्परेरी होती है। वो खुशी कितने दिन चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इन तरीकों से हमें जो खुशी मिलती है वो स्थायी नहीं होती और ये समय के साथ साथ बदलती रहती है। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि फिर स्थायी खुशी कैसे मिलेगी? क्या स्थायी खुशी मिल सकती है? क्या आप स्थायी रूप से हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं? तो कैसे? और इसके लिए आपने देखा होगा लोगों ने बहुत तपस्याएं की हैं। आपने ऐसी कहानियां बहुत सुनी होंगी कि पुराने जमाने में एक राजा था, उसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था और फिर वो खुशी को ढूंढने के लिए अपना राजपाट सब त्याग करके जंगलों में चला गया, तपस्वी बन गया और फिर जाकर उसने खुशी हासिल की। तो खुशी को खोजने की कोशिश एक और व्यक्ति ने की है जिसके अनुभव आज हम आपको बताना चाहते हैं ताकि आपको वो सब काम करने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति का नाम है क्रिस्टोफर बॉयसे। क्रिस्टोफर बॉयसे स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं और ये पेशे से बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने हैप्पीनेस पर ब्रिटेन की 2 यूनिवर्सिटीज में रिसर्च किया है। अ जर्नी फॉर हैप्पीनेस नाम से एक किताब लिखी है। लेकिन इस सब के बाद भी क्रिस्टोफर ये नहीं पता लगा पाए कि स्थायी खुशी क्या होती है और ये कैसे मिलती है। पर ने जो काम किया है सिर्फ उसका निचोड़ आप सुन लीजिए। उन्होंने जो बातें बताई हैं, पहली बात खुश रहने के लिए, स्थायी खुशी के लिए है सादा जीवन। दूसरी बात संयुक्त परिवार और सुखी परिवार। और तीसरा प्रकृति से करीबी, प्रकृति से निकटता। ये जो 3 फॉर्मूले आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये क्रिस्टोफर ने 20,000 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद ये सीखा। पहला, खुश रहने का तरीका, सादा जीवन, संयुक्त परिवार और प्रकृति से नजदीकी। जिन देशों में लोगों ने इन 3 बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, वहां के लोग आज भी बड़े खुश हैं। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। इसीलिए देखिए हम भी आपसे हमेशा कहते हैं कि खुश रहिए आखिर में। और महान दार्शनिक और गणितज्ञ पाइथागोरस ने एक बार कहा था, मूर्ख व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से होती है और एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके मौन से होती है। नमस्कार।